नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो पारा है वो काफी चढ़ चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार में और पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियां हैं। तो पश्चिम बंगाल में एक खास बात और भी है कि जो कूच बिहार, जहां पहले चरण में चुनाव होना है, वहां पर प्रधानमंत्री की भी रैली है, ममता बनर्जी की भी रैली है। और इसके अलावा कई बड़े कार्यक्रम, चुनावी कार्यक्रम, नामांकन दाखिल करने से लेकर घोषणा पत्र जारी करने तक। तो आज सबसे पहले उस पर बात, और उसके बाद आज की खास चर्चा कि क्या मुद्दों के अभाव में कुछ नेताओं के, कुछ पार्टियों के बोल बिगड़ रहे हैं। इस तरह के बयान आ रहे हैं खासतौर पर विपक्षी नेताओं के द्वारा, जिसमें ऐसा लगता है कि मुद्दा कहीं खो गया है और बिगड़े हुए बोल जो हैं वो सबसे सामने, सबसे ज्यादा ऊपर आ रहे हैं। इस पर करेंगे चर्चा कि आखिर इसकी क्या वजह है और क्या इसी से चुनाव जीता जा सकता है क्या। उसके बाद हम बात करेंगे कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कई हाई प्रोफाइल कैंडिडेट को उतार रही है। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होने वाले हैं। दूसरी तरफ यूपी में अखिलेश यादव लगातार अपना उम्मीदवार बदल रहे हैं। क्या वजह है, इस पर करेंगे बात। और बात फिर होगी वायनाड की भी, जो हाई प्रोफाइल सीट है। राहुल गांधी के लिए कैसी चुनौती है वहां पर, क्योंकि स्मृति ईरानी अमेठी में तो पिछली बार हरा चुकी हैं, इस बार वायनाड भी रैली करने पहुंच गई आज, रोड शो करने के लिए। तो इस पर भी करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार। बिहार के जमुई में जनसभा को किया संबोधित। कहा कांग्रेस और आरजेडी ने देश का नाम खराब किया। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्पों का चुनाव है। पश्चिम बंगाल में भी चढ़ा चुनावी पारा। कूच बिहार में प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी की रैलियां। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दूसरे चरण के नामांकन भरने का आज आखिरी दिन। वायनाड में बीजेपी प्रत्याशी के सुरेंद्रन के नामांकन में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। उधर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की उपस्थिति में थिरुवनंतपुरम से नामांकन किया दाखिल। तो मथुरा से हेमा मालिनी ने भी भरा पर्चा। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केरल के अल्पुझा से दाखिल किया नामांकन। उधर पप्पू यादव ने भी महागठबंधन के खिलाफ आखिरकार पूर्णिया से भर ही दिया पर्चा। सीपीआईएम आज जारी करेगी अपना चुनावी घोषणा पत्र। तो बीजेपी घोषणा पत्र समिति की दूसरी बैठक भी आज। उधर कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में 8 करोड़ परिवारों को बांट रहे हैं गारंटी कार्ड। कैंसर के मरीजों के लिए देश में ही शुरू हुई पहली घरेलू जीन थेरेपी। आईआईटी बॉम्बे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया शुभारंभ। और शराब नीति केस में बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस। 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है फिलहाल के कविता। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज की सबसे पहली खबर, और वो जो खबर है वो लोकसभा चुनाव से जुड़ी कि किस तरह से पारा बिल्कुल ऊंचा पहुंच गया है, पारे में काफी उछाल आ गया, चढ़ गया है। और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल में हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पश्चिम बंगाल और बिहार का चुनावी दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों राज्यों में चुनावी दौरे पर आज हैं। सबसे पहले बिहार पहुंचे और उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी कार्यक्रम है। तो बिहार के जमुई में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने देश का नाम खराब कर दिया है। साथ ही पीएम ने जनसभा में कहा कि यह चुनाव विकसित भारत के संकल्पों का चुनाव है।
पश्चिम बंगाल में भी कूच बिहार में पीएम मोदी की रैली है और खास बात यह कि कूच बिहार में ही ममता बनर्जी की भी रैली है। इस बीच दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है तो चुनावी पारा चढ़ गया है। वायनाड में बीजेपी के प्रत्याशी के सुरेंद्रन के नामांकन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल हुई। तो वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की उपस्थिति में केरल के तिरुवनंतपुरम से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बात एक और हाई प्रोफाइल सीट की मथुरा से मौजूदा सांसद हेमा मालिनी ने भी बीजेपी की तरफ से पर्चा भर दिया। और कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने भी केरल के अल्पुझा से दाखिल कर दिया अपना नामांकन। लेकिन एक और सीट जो बहुत चर्चा में, बिहार की पूर्णिया सीट, वहां से पप्पू यादव ने भी आखिरकार महागठबंधन के खिलाफ पर्चा भर ही दिया। और इस बीच सीपीआईएम आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने वाली है। तो बीजेपी घोषणा पत्र समिति की भी दूसरी बैठक आज ही है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह समिति बनी है बीजेपी की। और कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में 8 करोड़ परिवारों को बांट रहे हैं गारंटी कार्ड। तो कुल मिलाकर के जो चुनावी पारा है वो बिल्कुल चरम पर पहुंच रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के जमुई में भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और एनडीए का लक्ष्य विकसित भारत का निर्माण है। आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है। एक और कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी सरकार के समय पूरी दुनिया में देश का नाम खराब किया था। दूसरी ओर बीजेपी और एनडीए है जिसका एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत का निर्माण, खुशहाल बिहार का निर्माण। कांग्रेस के राज में भारत को कमजोर और गरीब देश माना जाता था। भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत है। भारत वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदले हुए भारत का जिक्र कर रहे थे चुनावी जनसभा में। इस समय प्रधानमंत्री के दौरे पर और जिस तरह से चुनावी पारा चढ़ रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 संवाददाता खासतौर पर जुड़ रहे हैं। कुमार आलोक हमारे साथ बिहार से जुड़ रहे हैं और प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं। मैं पहले कुमार आलोक का रुख करता हूं। आलोक, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बिहार में एनडीए के प्रचार को धार दे दिया, शुरुआत कर दी और खास तौर पर सीधा हमला बोला कि आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर के बिहार का भी और देश का भी नाम खराब किया। और क्या क्या खास बात रही प्रधानमंत्री के संबोधन की? जी एकदम आक्रामक रहे और खासकर एक चर्चा उन्होंने की कि जो विपक्ष
एक दूसरे पर छींटाकशी करता था, एक दूसरे को यहाँ तक कि गिरफ्तार करवाता था, एक दूसरे के साथ उनकी स्थिति, उनकी जो ट्यूनिंग बहुत ही खराब थी। आज सब एक हो गए हैं, खासकर घमंडिया गठबंधन के बारे में उन्होंने कहा। और सबसे बड़ी चीज थी कि जो उनका जो उद्बोधन चल रहा था, तो उसमें जो नेशनल पर्सपेक्टिव की जो भी बातें थी, उसमें वो बिहार को मिक्स कर रहे थे। जैसे आपने अभी बाइट में सुना कि मगध साम्राज्य का भारत, पाटलिपुत्र का भारत। तो इसके अलावा उन्होंने अपनी जो विकास जो गाथा है, 10 साल का जो डेवलपमेंट का जो स्ट्रक्चर रहा है सरकार का, वो सारी चीजें जनता के सामने रखी। चाहे वो किसान निधि की बात हो, चाहे वो आयुष्मान योजना की बात हो, और चाहे विदेशों में किस तरीके से भारत ने 10 सालों के अंदर अपनी छवि निखारी है, जिस तरीके से G20 हुआ और G20 का पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। तो इन सारी बातों को जनता के सामने रखा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि 2019 को अगर आप याद करें तो बिहार में चुनावी सभा की शुरुआत यहीं से की थी उन्होंने। इसी जमुई से उन्होंने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। और आज भी उन्होंने बिहार में चुनाव अभियान की शुरुआत यहीं से की। नीतीश कुमार भी शामिल थे और नीतीश कुमार ने भी आक्रामक भाषण दिया और उन्होंने कहा कि किस तरीके से 2005 के पहले लालू प्रसाद यादव के रिज्म में क्या था, लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे और हमने बिहार को कैसे बदला, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो। चिराग पासवान ने भी संबोधित किया यहाँ जनता को और बताया। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, और जब नरेंद्र मोदी जी अपना लेक्चर दे रहे थे तो उन्होंने एक चीज बड़ा भावुक जिक्र किया कि आज पहली बार कोई चुनावी सभा जब मैं बिहार में कर रहा हूं तो इस सभा में हमारे बड़े भाई रामविलास पासवान जी नहीं है। बिल्कुल, इसलिए आप लोग का एक एक वोट रामविलास पासवान जी को समर्पित, उनको नमन के लिए जाएगा। तो ये बड़ा सेंटिमेंटल, बहुत सेंटिमेंटल, खासकर चिराग पासवान का ये गृह क्षेत्र रहा है। दो बार यहाँ से जीते हैं। बिल्कुल, मैं लौटता हूँ आपके पास, लौटता हूँ। प्रसेनजीत दा, तो कूच बिहार में एकदम महासंग्राम है, जैसे कहते हैं पश्चिम बंगाल में कहते हैं खेला होवे, तो आज तो कूच बिहार में बहुत बड़ा खेला है। एक तरफ पीएम मोदी की रैली, दूसरी तरफ ममता दीदी की भी रैली। हाँ देखिए, वैसे ही बंगाल पूरे देश के बाहर की लोकसभा चुनाव में बंगाल की स्थिति ऐसा है कि सारे की सारे नजर आप जैसे पत्रकारों का जो दिल्ली में बैठे हुए काम कर रहे हैं, उनका नजर पूरे बंगाल के ऊपर है। इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो है कि बंगाल की सीट 42 है, जो काफी बड़ी संख्या है। दूसरी बात है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ये जो इंडी गठबंधन है इसको तोड़कर बाहर निकल के आई, मतलब बंगाल के लिए, देश के लिए नहीं है, क्योंकि हम 2 दिन पहले ही देखा कि उनकी तरफ से लोगों ने रामलीला मैदान में हाजिर हुए थे। तो एक अजीब सा दोहरा स्थिति है जी। और दूसरी बात यह है कि जो करप्शन इशू, जिस करप्शन के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले कहा कि हो सके तो जो अर्थ जब्त किया जा रहा है वो गरीबों तक वापस पहुंचाया जाएगा। ये जो बातें उन्होंने रखे हैं, मतलब जिस तरह से उन्होंने पूरे देश से करप्शन को मिटाने की बात कह रहा है, उसमें बंगाल एकदम सामने है। क्योंकि बंगाल की पिछले 4-5 सालों में हम सिर्फ करप्शन ही देख रहे हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देख रहे हैं। तो ये जो 2 बातें हैं, इस दो पहलू को सामने रखते हुए ममता बनर्जी के लिए भी ये चुनौती है कि उनका जो अपना राजनीति है देश में, उस राजनीति को कायम रखने के लिए उसको अपना कुछ दिखाना पड़ेगा। 22 से कम 1 सीट तो बढ़ाना पड़ेगा। और बीजेपी के लिए ये एक चैलेंज है, खासकर से ये जो जगह है कूच बिहार, यहाँ पे पहली दफा में जो 3 सीटों पर चुनाव है, अलीपुर द्वार, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी, तीनों सीटों में पिछले बार बीजेपी अपना जीत हासिल की है। तो इस बार इसको कायम रखना और साथ ही साथ ये पूरे देश की जो करप्शन इशू है, इस इशू को प्रधानमंत्री कैसे सामने रखेंगे, ये देखना आज के लिए काफी जरूरी है। लालचंद, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है पश्चिम बंगाल में, जब नोटों का पहाड़ निकला है तो मुद्दा तो बिल्कुल है। और आलोक, आज सीपीएम की तरफ से घोषणा पत्र आने वाला है और हम देख रहे हैं कि चुनावी पारा चढ़ा तो है, लेकिन केरल में, जैसा अभी दादा बात कर रहे थे ना कि बंगाल में तो ममता एकला चलो रे पर चल पड़ी, वही हाल वहाँ केरल में भी दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के सीपीएम और कांग्रेस के बीच वहाँ पर भी गठबंधन नहीं हो पाया है। क्या कुछ हो सकता है सीपीएम के घोषणा पत्र में? ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि हाल के दिनों में सीपीएम थोड़ी हमलावर रही है कांग्रेस के ऊपर। पी विजयन के भी बयान ऐसे आए, एनी राजा लगातार बयान दे रही हैं, हालांकि वो सीपीआई की हैं।
देखिए, थोड़ा बहुत टसल नहीं है। अगर हम केरला की बात करें तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री वहां के एकदम आक्रामक हैं, खासकर कांग्रेस पर, और ये आरोप लगाते रहे हैं कि सीए, बार बार वो जिक्र कर रहे हैं कि सीए के बारे में कांग्रेस का क्या स्टैंड है, ये बताए जनता को। और कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रही। इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि वो लगातार इसी मुद्दे को उठा रहे हैं कि सीए पर क्या स्टैंड है आपका। लेकिन कांग्रेस अभी तक लगभग ये 1 महीने से ये मुद्दा हर सभा में कह रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है। दूसरा विजयन ये भी कह रहे हैं कि पिछली बार लोगों ने प्रोजेक्ट किया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो ये जनता को भरमा करके वहां पर 20 में से 19 सीटें जीत ली। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि इस बार सीपीएम इस चीज को मुद्दा बना रही है। सही बात, बेहद आक्रमक। ठीक है। मैं दादा आपसे चलते चलते एक छोटी सी टिप्पणी। कूच बिहार में जिस तरह प्रधानमंत्री आज गए हैं, संदेश खाली का मुद्दा काफी गर्म रहा था। प्रधानमंत्री की रैली में यह मुद्दा बड़ा जोर शोर से उठ सकता है, क्योंकि वहां की पीड़िता रेखा पात्रा तक को उम्मीदवार बनाया बीजेपी ने। देखिए लालचंद, मैं थोड़ा सा एक आलोक की एक छोटी सी बात। जी दादा आप अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए, अब बोलिए। सीपीआई का जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रही है। डी राजा जो सीपीआई का नेता है, उन्हीं का पत्नी राहुल गांधी के खिलाफ है। ये राहुल गांधी के बगल में वो बैठे हुए थे जब इंडी जोट का बैठक हो रहा था, तो ये डी राजा ही राहुल गांधी के बगल में या उस तरह की किसी सीट में बैठे हुए थे। इससे एक अजीब सी स्थिति है इंडी गठबंधन की, चाहे वो बंगाल की बात करे, चाहे वो केरल की बात करे, सब रीजनल अपने अपने सीटों के बारे में सोच रहा है। इसके साथ कोई नेशनल पॉलिटिक्स या नेशनल इंटरेस्ट का कोई संबंध ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि बंगाल के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे संदेश खाली इशू, मतलब इसको इस तरह से देखना चाहिए कि पूरे बंगाल में नहीं, पूरे देश में संदेश खाली और रेखा पत्र सिंबल बन चुके हैं। और एक ऐसी सिंबल जिनके खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर एक आक्रमण करना तृणमूल के लिए जरूरी हो गया है कि रेखा पत्रा ने स्वास्थ्य साथी का सुविधा लिया है, लेकिन फिर भी जो स्वास्थ्य साथी जो ममता की स्कीम है तो वो लेने के बावजूद भी वो कैसे बीजेपी की तरफ से लड़ सकती है। तो इस तरह की घिनौने और बिलो द बेल्ट अटैक, पर्सनल अटैक करना, इस तरह की हरकतें पर उतर आई है तृणमूल कांग्रेस, तो आप समझ ही सकते हो कि किस तरह से संदेश खाली और करप्शन, ये दोनों एक बंगाल के लिए इशू बन गए। बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। और आलोक, आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपडेट देने के लिए। और अब बारी है आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा, जैसा कि हमने पहले बताया था, कि क्या मुद्दों के अभाव में नेताओं के और खासतौर पर विपक्ष के कुछ नेताओं के बोल बिगड़ रहे हैं। जरा पहले इन नेताओं के कुछ बयान आपको सुनवाते हैं, उसके बाद फिर इस पर आगे चर्चा करेंगे। सुनिए पहले कुछ बयान। एक मुकदमा मोहाली में लिखा जाएगा, 2 दरोगा वहां से आएगा। एक मुकदमा झारखंड में लिखा जाएगा, 3 दरोगा वहां से आएगा। एक मुकदमा तमिलनाडु में लिखा जाएगा, 5 दरोगा वहां से आएगा। और 5 मुकदमा बंगाल में हमारी ममता दीदी लिख लेंगी तो 10 दरोगा वहां से आ जाएंगे, 10 दरोगा आ जाएंगे। और मोहाली और रोपड़ वाला दरोगा आएगा, कहेगा नरेंद्र मोदी जी घर पे हैं, तो भाजपाइयों जवाब दो इसका। क्या देश का प्रधानमंत्री बंगाल के थाने में जाके जांच में शामिल होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे। ये संजय सिंह थे, कल ही तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं। कुछ और नेताओं की प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं कि किस तरह से उनके बोल बिगड़ रहे हैं। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है, ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। इस देश को बचाने के लिए, इस देश में एकता रखने के लिए, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और इस देश के संविधान को बचाने के लिए ये लोग सारे इकट्ठे हो गए। को मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया। जिस लोकतंत्र में और जिस लोकतंत्र के लिए दुनिया में भारत का सम्मान होता था,
आज वही दुनिया में भारत की अगर सबसे ज्यादा थू थू किसी ने कराई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आज हमारा मकसद क्या है? आज हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब आईन को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। आप देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धमकियां दी जा रही हैं। ये लड़ाई भारत को देश बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई। मिलजुल के लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये प्रतिक्रिया आपने सुनी। किस तरफ बहस को ले जा रहे हैं विपक्ष के नेता और किन मुद्दों को उठा रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर ये उम्मीद की जाती है कि जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो जो जनता से जुड़े मुद्दे उनको आप उठाइए, वो मुद्दे लगता है कहीं गायब हैं। तो इसी पर हम आज खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपको बताते हैं कि क्या मिशन 2024 के लिए जो विपक्षी इंडी गठबंधन है उसका पूरा चुनाव प्रचार एंटी मोदी नैरेटिव पर टिका है। ये एक बड़ी बात है और ये एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या पूरा का पूरा एंटी मोदी नैरेटिव बनाया जा रहा है बाकी मुद्दों को छोड़कर। सवाल यह है कि अगर तैयारी है तो फिर गुस्सा क्यों है, और छोटी बड़ी विपक्षी पार्टियों के मोदी के खिलाफ हमले तो ऐसा लगता है कि कुछ और ही बयां करते हैं। क्या जरूरत पड़ती है निजी हमले की? ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं, कोई कहता है टुकड़े कर देता, कोई कहता है कुछ और। जानकार मानते हैं कि 2024 का चुनाव पीएम मोदी को केंद्र में रखकर लड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से पीएम मोदी केंद्र में। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग इसे मोदी कल्ट मानते हैं तो फिर विपक्ष के पास मुद्दे क्या हैं? क्या वो अपने मुद्दे लेकर आ क्यों नहीं रहे हैं? पटना से शुरू हुआ विपक्षी दलों के गठबंधन का अभियान दिल्ली के रामलीला मैदान तक लोकतंत्र बचाओ नैरेटिव पर केंद्रित रहा। तो सवाल यह है कि क्या जनता से जुड़े मुद्दे, ये देखिए लोकतंत्र वगैरह की जो बातें होती हैं ये राजनीतिक पार्टियों के बयान होते हैं, ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे का अभाव दिखाई पड़ रहा है। 2014 से लोकतंत्र के खात्मे का नैरेटिव कांग्रेस पार्टी देश और दुनिया में परोस रही है लगातार, और कहती रही है कि अब देश में चुनाव नहीं होगा। इस बार तो हो गया, अब नहीं होगा। 2014 में भी कहा था, 19 में चुनाव हुए, 19 में कहा था, 24 में चुनाव हो रहे हैं। 2019 को भी याद कीजिए, कांग्रेस की ओर से प्रचार किया गया था कि ये तो आखिरी चुनाव है, और 2024 में भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि इसके बाद चुनाव नहीं होगा, बस यही वाला आखिरी है। साफ कह रहे हैं कि मोदी जी को जिताओगे तो ये आखिरी चुनाव होगा। तो क्या जनता पिछले 10 साल से संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ नारे पर रत्ती भर भी यकीन कर पाई है? क्या जनता ने इन मुद्दों को लिया संज्ञान में कि नहीं? फेक नैरेटिव के अभियान में राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल उठाते हैं, कभी चुनाव आयोग, कभी न्यायपालिका पर भी, और मीडिया पर तो न जाने कितने सवाल। कभी ओबीसी सेक्रेटरी का मुद्दा बनाते हैं तो कभी जितनी आबादी उतना हक का नारा देते हैं। तो ये तमाम मुद्दे आते हैं फिर चले जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी अपने संगठन में ग्रास रूट लेवल पर इसे व्यवहार में ला सकी है? क्या इन मुद्दों को जगह दे पाई है कांग्रेस पार्टी? ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि माईवे और हाईवे की जो नीति है ना, उसमें कोर्ट का फैसला अपने पक्ष में आए तो वाह वाह कि हाँ बहुत अच्छा, कोर्ट तो बहुत अच्छा है, लोकतंत्र की जीत हुई, और विरोध में आ जाए सब मिले हुए हैं जी, सब मिलकर हमें परेशान कर रहे हैं जी, इस तरह के नैरेटिव बना दिए जाते हैं। तो पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को तो इस बार बड़ा मुद्दा बनाया है। तो क्या विपक्ष सिर्फ एजेंसी का दुरुपयोग कह करके पल्ला झाड़ सकता है क्या? क्योंकि बहुत सारी चीजें इस बीच में हुई हैं। विपक्ष जनता के बीच अपने मुद्दे ले जाने में कितना सफल हुआ है, ये वाकई चर्चा का विषय है। लेकिन एक साथ जब विपक्ष लड़ रहा है तो उसको कोई ना कोई ठोस मुद्दा तो जरूर चाहिए जिसमें कि उनकी एकता सामने आकर दिखे
जो इंडी गठबंधन की पहल से लग रहा था कि शायद दिखाई पड़ेगी ये एकता, लेकिन वो कहीं पर एक मंच पर अगर रामलीला मैदान में अगर उतरे भी तो वो किसी और मुद्दे को लेकर उतरे। कोई संयुक्त रैली टाइप की चीज दिखी नहीं, किसी एक मुद्दे पर वैसा दिखा नहीं। लेकिन इस बीच में बोल बिगड़ रहे हैं लगातार। तो पीएम मोदी ने विभिन्न दलों के एक साथ आने पर तंज कसा और कहा कि आज देश के सभी भ्रष्टाचारी जो एक दूसरे के विरोधी थे अब एक साथ एक मंच पर हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर तंज कसा और कहा कि देखिए सभी लोग जितने भी लोग हैं ये सब एक मंच पर आ गए हैं। बहरहाल जुड़ते हैं अपने आज की खास चर्चा में। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ गए हैं और साथ में हमारे साथ एसएन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और ईशान त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत एसएन सिंह जी और साथ में ईशान त्यागी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। मैं चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि देखिए जो जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं वो ये मुद्दे नहीं होते कि लोकतंत्र बड़ा खतरे में है, संविधान खतरे में है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। हम जानते हैं, हमने बहुत सारे चुनाव देखे हैं। इस चुनाव में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उन मुद्दों का एक तरह से अकाल दिखाई पड़ रहा है और उसका एक असर तो ये भी जिसे कहते हैं ना बाई प्रोडक्ट, एक बाई प्रोडक्ट तो इसका ये भी हो रहा है। कोई कह रहा है कि मंत्री हूं वरना तो टुकड़े टुकड़े कर देता, कोई कहता है सर फोड़ देता। ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुद्दों का अभाव दिखाई पड़ रहा है क्या? लाल जी, जब अभी अब चर्चा कर रहे थे इस रिपोर्ट का तभी अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक अभी आया है बिहार के ही रैली में। उन्होंने कहा था कि ये जो मोदी के खिलाफ में अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं, अनाप शनाप ये बिगड़े बोल, जो इस तरह की बात आप चर्चा कर रहे थे और नेताओं के बाइट आप दिखा रहे थे, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है और उन्होंने इस बात के आप कह सकते हैं कि काफ़ी जोर दे के कहा है कि अब मोदी पे जो गुस्सा निकाल रहे हैं, ये अनाप शनाप बोल रहे हैं, ये आप ये बात जान लीजिए कि ये जो मोदी है वो 140 करोड़ देश का गुस्सा है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ में इतनों दिनों से लोगों के मन में, जहन में है और वो उसको रिप्रेजेंट मोदी कर रहा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो गरीब का पैसा जिसने लूटा है उसका हम एक एक पैसा लौटाएंगे। ये तो पीएम का गारंटी है जी। लेकिन सवाल इससे भी बड़ा है। जब आप चर्चा कर रहे थे और संजय सिंह को सुना रहे थे या और दूसरे नेताओं को सुना रहे थे कि आप ये देखिए, दोनों तस्वीर को दिखाइए जो आपके स्क्रीन पे होगा, बिल्कुल, कि वो संजय सिंह 1 घंटा पहले राम मनोरैया हॉस्पिटल से या कोई लिवर हॉस्पिटल से, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल से वो निकल के व्हील चेयर से आ रहे हैं। हाँ। और जैसे ही रिलीज होते हैं वो एक आप ये देखेंगे कि चढ़ गए किसी चीज पर, ऊंची जगह पे चढ़ के संबोधित कर रहे हैं, प्रचंड रूप में वो एक हमलावर की तरह से दिख रहे हैं। लेकिन तस्वीर दिखा रहे हैं ये देश को, इस देश को पता है कि देश मोरली कितना साउंड था और आज क्या है। आज की हालत आप देखिए कि इसी देश में लालकृष्ण आडवाणी ने सिर्फ एक हवाला डायरी में नाम आया तो उन्होंने ये इस्तीफा देते हुए ये बात कही थी कि जब तक वो इस दाग से बेदाग नहीं होंगे तब तक वो संसद भवन नहीं पहुंचेंगे। मदन लाल खुराना सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। खुराना, ऐसे अनेकों लीडर हैं जो इसने इस देश में इन्होंने एक तरह से साबित किया है। बिल्कुल। और आप आज जेल में हैं और आप अगर कह रहे हैं कि नहीं हम चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे और अपने को आप साफ अपने को पाक साफ बता रहे हैं, तो ये बात देश को भी पता है कि इस देश ने ऐसा कभी स्वीकार नहीं किया है। बिल्कुल। रही बात, जब आप अपने एजेंडे की बात बता रहे थे, आज की मुद्दे कहाँ हैं, तो जो 2014 से आपने नैरेटिव बनाया कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, 2019 में बनाया, अब 2024 में उसको ला रहे हैं। तो इतने देश में राज्यों में चुनाव हुए तो क्या आपके मुद्दे को रत्ती भर किसी ने कोई जगह दी? हाँ, अगर आप पिछले 10 साल से ऐसा ही हो रहा है। हाँ, सही और अगर ये मुद्दे कहीं आपके जगह नहीं पाई तो आज इस तरह से आप कह सकते हैं कि विपक्षी गठबंधन में एक तरह का हताशा दिखता है, जो मुझे इस तरह का शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप हेमा मालिनी के लिए कभी अभद्र व्यवहार बात करते हैं, कभी आप कंगना रनौत के बारे में आप देख लीजिए किस तरह की बात करते हैं। तो क्या ये मुद्दे किसी भी रूप में जनता के लिए स्वीकार्य है? और अगर आपके पास मुद्दे हैं जो आप कहते हैं कि मोदी कल्ट के रूप में इस दौर में आपने सामने में रखा है और मोदी को केंद्र में रख के आप सारी चुनाव की तैयारी
लड़ाई कर रहे हैं, तो मोदी के विकसित भारत का जो संकल्प है उसके अगेंस्ट में आपके पास क्या मुद्दे हैं? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल को लेकर के मैं पहले ईशान जी के पास जाऊंगा, फिर एसएन सिंह के पास आऊंगा। एसएन सिंह जी के पास, पहले ईशान आप ही के पास। ये बताइए कि जब आपके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान आता है या राहुल गांधी जी का अभी रामलीला मैदान में जो बयान आया हम सब ने सुना, उसको लेकर के चुनाव आयोग में बीजेपी गई भी थी, ऐसे बयानों से क्या कभी कंगना रनौत के खिलाफ सुप्रिया शुले हों या फिर एचसी अहीर हों या फिर हेमा मालिनी के खिलाफ रणदीप सुरजेवाला जी का बयान, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अभी चरणदास महंत जी का बयान, उन लोगों को कहीं ना कहीं हिंट मिलता है क्या कि भाई हमारे बड़े नेता जब इस तरह के बयान दे रहे हैं तो हम भी जरा दें ऐसे बयान बिल्कुल लगातार? लाल जी, सबसे पहली बात तो मैं आपकी शुरुआत करना चाहूंगा। आपने अपने वक्तव्य में जब आप स्टोरी पढ़ रहे थे जी, तो अब आपने अपने हमारे गठबंधन को इंडी गठबंधन कहा था, जो कि उसका गलत नाम है। मैं बता देता हूं, गठबंधन का नाम है इंडिया गठबंधन। मैं पूरा बता देता हूं। एनडीए को या तो आप एनडीए को एनडी गठबंधन बोलते हैं, आप बताइए, आप यूपीए को ऊपा बोलते थे कि यूपीए बोलते थे? मैं यूपीए ही बोलता, यूपीए बोलते थे ना। एनडीए को एनडीए बोलते थे या नड्डा बोलते थे? एनडीए बोलते थे ना। इंडिया में जो ए है, अब आपने क्योंकि सवाल उठाया इसलिए जवाब दे रहा हूं। ईशान जी पूरा बोलिएगा, पूरा बोलिएगा, आपने सवाल उठाया इसलिए जवाब दे रहा हूं। इंडिया में ए का मतलब अलायंस और उसका इंडी गठबंधन, इसीलिए हम उसको रिपीट नहीं करते हैं। आप इंडिया बोलिए ना, आप या तो एनडी गठबंधन बोलिए या एनडीए बोलिए या पूरा इंडिया बोलिए। ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है आपकी, ये साफ दर्शाती है आईएनडीआईए चलेगा का क्या हाल है। एनडीए और यूपीए की तरह आईएनडीआईए चलेगा? बिल्कुल ठीक है, आईएनडीआईए बोलिए। ठीक है, आईएनडीआईए मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को, बिल्कुल बोलिए। चलिए अब आ जाइए मुद्दे पर। दूसरी बात, अब आप बात करिए मुद्दों की कि देश में क्या मुद्दे हैं। देखिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति देश में इस समय कर रही है, वो देश में लटकाने और अटकाने वाली बात कर रही है इस समय। सिर्फ देश में मुद्दे हैं। देश में वादा किया गया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे प्रति वर्ष, तो क्या 10 करोड़ नौकरियां भारतीय जनता पार्टी ने दे दी हैं अभी तक? साफ बताइए कितनी दे दी। देश में वादा किया गया था 2014 से पहले कि महंगाई कम कर देंगे। आज आप देखिएगा, दूध, दही, घी, मक्खन, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, सबके दाम भारतीय जनता पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के राज में बढ़ गए हैं और महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान है। देश में वादा किया था, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, तो वादा करते थे कि काले धन को स्विस बैंक से ले आएंगे, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, खाताधारी हैं उनके नाम लेकर आएंगे। थोड़ी देर के लिए मान ली आपकी सारी बातें, लेकिन ये मुद्दे आप उठाएंगे कि इसके बदले में आप शब्द कहेंगे? जी सुन लीजिए लाल जी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में जब चले थे, पहली बारी भारत जोड़ो यात्रा में 4,500 किलोमीटर चले थे और उसके बाद दूसरी यात्रा में 6,500 किलोमीटर चले थे। वो आम जनमानस के बीच में यही सब मुद्दे हम लेकर गए, कांग्रेस पार्टी लेके गई और हमें लाखों लोगों का मैं आप सभी के पास लौटता हूं, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इस समय सीपीएम अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी कर रही है, तो सीधे लिए चलता हूं आपको सीपीएम के घोषणा पत्र जारी करने के कार्यक्रम में। सीताराम Good afternoon to all of you. कर रहा है? हाँ, कर दिया कर दिया। Good afternoon to all of you. Well, as you are aware, we have just released our manifesto. Probably one of the earliest national political party to have released this manifesto. Our appeal to the people of India, to the electorate of India, is that
the secular democratic Republic of India today is facing an existential threat. And the main task is to protect and safeguard the character of the Republic of India as ordained by our Constitution. And in that task, we call upon the electorate, number one, to defeat the BJP and its allies. Number two, to increase the strength of the CPIM and the left parties in the parliament. And number three, to ensure that an alternative secular government is formed at the center. So these are the slogans on the basis of which we are approaching the elections and the Indian electorate. And this is because we feel in the last 5 years, and particularly in the last 10 years, in this decade-long BJP government rule led by Mr. Narendra Modi, there has been a systematic effort to dismantle the foundational pillars of the Constitution of India. सीताराम येचुरी सीपीएम का घोषणा पत्र जारी करने के बाद संबोधित कर रहे थे और बता रहे थे कि क्या कुछ खास बातें इसमें कही गई हैं। हम चर्चा में लौटते हैं और चर्चा में मैं लौटूंगा ईशान जी के पास, उनकी बात को पूरी कराएंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या जवाब दिया है। प्रधानमंत्री की बातों को सुन लेते हैं, फिर ईशान के पास और बाकी पैनलिस्ट के पास चलेंगे। आज देश के सारे भ्रष्टाचारी जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, एक दूसरे को जेल में बंद करने की मांग कर रहे थे, अब वो सब मिलकर मोदी आया। भ्रष्टाचारी कान खोल करके सुन ले, ये मोदी नहीं आया, 140 करोड़ देशवासियों का भ्रष्टाचारियों के प्रति गुस्सा निकल करके आया है। तो प्रधानमंत्री ने यह जवाब दिया है और प्रधानमंत्री ने यह प्रहार किया है। मैं एक बार फिर से ईशान त्यागी जी के पास चलता हूं और सारे पैनलिस्ट से जोड़ता हूं। ईशान त्यागी जी, आपकी बात बीच में रुक गई थी, तो हम चाहते हैं कि आप पहले अपनी बात पूरी कीजिए, फिर एसएन सिंह जी के पास जाऊंगा। धन्यवाद लाल जी। तो अभी मैंने जैसे सुना प्रधानमंत्री मोदी जी को, जब वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं जी, तो ये बड़ा हास्यास्पद है और बड़ी हंसी आती है मुझे जब प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात करते हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर भ्रष्टाचार युक्त पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। सारे वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, वो मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल के भारतीय जनता पार्टी की एक वॉशिंग मशीन है उसमें धुल जाते हैं और उसके बाद एकदम साफ होके निकल के सामने आते हैं। जिसका प्रमाण ये है कि ये देखिए, ये पूरी एक लिस्ट है मेरे पास। शुभेंदु अधिकारी हैं, इसमें मुकुल रॉय धुल चुके हैं, हेमंता बिस्व शर्मा धुल चुके हैं, नारायण राणे धुल चुके हैं और सीएम रमेश धुल चुके हैं, अजीत पवार धुल चुके हैं, प्रफुल्ल पटेल धुल चुके हैं, इसमें छगन भुजबल धुल चुके हैं। तो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो धुल के भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में बिल्कुल साफ हो जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने, आप देखिए बाद अब छोड़ दीजिए इस बात को, पूरा समय इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी स्कीम को कौन लेकर आया? भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, जिसको असंवैधानिक बताने का काम माननीय उच्च न्यायालय ने किया। तो ये चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ठीक है ना, फिर न्यायपालिका सही है ना? बिल्कुल, न्यायपालिका बिल्कुल ठीक है, हमारा विश्वास है। आपने ये भी बिल्कुल बोला इसी पर रहिएगा, शायद हमारे विश्वास में हमारा पूरा विश्वास है। उसके बाद वादा ये किया गया था कि देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। ठीक है। आज चीन अरुणाचल के कई क्षेत्रों का नाम बदल दे रहा है, प्रधानमंत्री लाल लाल आंखें नहीं दिखा रहे हैं। ठीक, लद्दाख में चीन 4000 वर्ग किलोमीटर घुस के आ गया है देश की सीमा में। लौटता हूं, प्रधानमंत्री लाल लाल आंखें नहीं दिखा रहे हैं। आपने जो तमाम बातें उठाई हैं, मेरे जितने भी सवाल हैं इन पर जवाब दिलवाइए। मैं बिल्कुल एसएन सिंह से पूछूंगा ही पूछूंगा, लेकिन मेरे उस सवाल का जवाब नहीं मिला कि ये तमाम आपकी बातें अगर थोड़ी देर के लिए मान ली जाए, आप उठाइए इसको चुनाव में, लेकिन इसके जवाब में अपशब्द, इसके जवाब में इस तरह के बिगड़े बोल क्यों? मैं लौटूंगा और आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले एसएन सिंह जी, मैं लौटता हूं। एसएन सिंह जी बताइए, ये तमाम सवाल उठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सवाल उठ रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि क्या आपने कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि उन लोगों को अपने बोल बिगाड़ने पड़ रहे हैं?
नहीं, अच्छी बात है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन कौन सी बात कहनी चाहिए ये भी तो तय होना चाहिए। सत्ता पाने की तृष्णा में आप घृणा से इतने भर जाएंगे कि किसी महिला को आप कुछ भी कह देंगे। भाई, देश की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करना क्या ये लोकतंत्र में अच्छा लग रहा है विपक्ष को? और देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी को आप कह रहे हैं, आपके एक वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ के कह रहे हैं कि उनका सर फोड़ देना चाहिए, और आज से आप नहीं कह रहे हैं। आप जिनको टिकट देते हैं, इमरान मसूद, वो कहते हैं प्रधानमंत्री जी को कि टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। सबकी बात छोड़ दीजिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं वो जहरीला सांप है। तो मुझे लगता है कि कोई भी कार्य आप इसलिए करते हैं ना कि उसका नफा हो। जैसा आप गिना रहे थे मुद्दों को, आपने, सोनिया गांधी ने और बहुत सारे कांग्रेस के लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गाली देने का कार्य किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप जितना गाली देंगे हम आशीर्वाद समझते हैं, देश की जनता आशीर्वाद दे रही है। और आज देखिए, शतक लग गया होगा अभी तक। बड़ी मजे की बात देखिए कि छत्तीसगढ़ की जनता ने कहा कि कांग्रेसियों पहले हमारा सर फोड़ो, और छत्तीसगढ़ की जनता नहीं, पूरे देश की जनता कह रही है कि कांग्रेसियों पहले हमारा सर फोड़ो, फिर देश का विकास करने वाले प्रधानमंत्री जी का सर फोड़ना। आप बताइए, एक चुनी हुई सांसद और महिला हेमा मालिनी जी, ईशान त्यागी जी के सवालों का जवाब दे दीजिए जो उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर कहा है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि हमारे मित्र को, इनकी सभी पार्टियां भ्रष्टाचार के मुद्दे पे उसी सुप्रीम कोर्ट पे, जिसमें आपने कहा कि उसी सुप्रीम कोर्ट में लोग जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपके पास कोई सबूत है। राजनीतिक पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप अलग बात होता है, लेकिन वही संस्थाएं, क्योंकि जो संस्थाएं होती हैं वो ऐसे कार्य नहीं करती हैं कि हम चैनल में पे बैठे हो कुछ भी बोल दिए। कोई सबूत होता है, एक आधार होता है जिसके नाते संस्थाएं जांच करती हैं और बेल देती हैं, जिसमें इनके नेता बेल पर भी हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है भाई, कौन सा लोकतंत्र? भगवान, ये तकलीफ जानते हैं किस बात की है? तकलीफ इन लोगों को इस बात की है कि जब भव्य राम का मंदिर बनने लगा उस समय 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, ठीक है, और हम लोग आपके ही चैनल पर डिबेट में बैठे थे। जी। उस समय आता है हिंदू तो धर्म ही नहीं होता है, डेंगू और मलेरिया होता है, कई तरह के ऐसे बयान हैं। देने की बात, ये कौन सा मुद्दा है? यही तो आप भी सवाल पूछ रहे हैं, और मैं अपने मित्र से भी यही सवाल पूछ रहा हूँ कि निश्चित तौर पर आप मुद्दे पे रहिए, लेकिन मुद्दे छोड़कर आप गाली देने का कार्य। मैं वही कह रहा था कि मुद्दे उठाइए, बिल्कुल पूरा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। रामायण को गाली देंगे, चुनाव का समय है तो ऐसे भी पूरा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, बिल्कुल को गाली देंगे, और देश की महिलाओं मैं लौटता हूं, आप सभी के पास लौटूंगा। ईशान, आपके पास भी, ईशान जी आऊंगा, विनोद जी आपके पास भी आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, फिर लौट के चर्चा को जारी रखेंगे। यकीन है खुद पर है नाज, सुनती हूँ अपने मन की आवाज, कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज, रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं, मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज, हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ, वोट दे प्राउड वोटर कहलाऊंगी, पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम कर रहे हैं चर्चा कि क्यों नेताओं के बोल बिगड़ रहे हैं। सीधे अपने पैनलिस्ट का रुख करता हूं। इस समय मैं पहले विनोद जी के पास चलता हूं, फिर बाकी आप दोनों के पास भी आऊंगा। विनोद जी, ये मैंने ईशान जी से पूछा था कि देखिए, थोड़ी देर के लिए मान लिया ये तमाम मुद्दे हैं, हम जानते हैं कई चुनावों में इस तरह के सभी चुनावों में मुद्दे उठते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे मुद्दे हैं तो इनको हर प्लेटफॉर्म से उठाने की जरूरत है या बोल बिगाड़ने की जरूरत है? लाल जी, मैं सबसे पहले ईशान जी की बात सुन रहा था कि आते ही वो आपको इंडिया गठबंधन और इंडी गठबंधन के से लग रहा था कि एक तरह से वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप एक तरह से उनको इंसल्ट करते हैं जब आप इंडिया गठबंधन नहीं कह के। नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं होता। हाँ, तो उनको मैं बता दूं, थोड़ा सा अपडेट कर दूं। कल ही दिल्ली हाईकोर्ट ने
इनकी पार्टी को भी और सारे पार्टियों के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ये सवाल पूछा है कि उन्होंने कहा है कि देश के नाम पे जो याचिका थी कि आप कोई पार्टी का नाम नहीं हो सकता। इंडिया का नाम लेके अगर आप पार्टी बनाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये गलत है। अब आप क्या हम लोगों से भी ये उम्मीद करते हैं कि हम भी गलती करें लेके अब हम लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं कि मीडिया में भी वही चीज दोहराए जो आप चाहते हैं जी। तो जब ये हाईकोर्ट में ये सवाल है और आप ये देखिए कि 4-5 दिन के अंदर में कोर्ट का फैसला भी इस पे आएगा, हो सकता है कि कोर्ट मान ले कि ये संवैधानिक है, लेकिन जब तक ये मामला कम से कम कोर्ट के इसमें है, प्रीव्यू में है, तो हमें तो कम से कम ये इंडी गठबंधन कहने में आप थोड़ा सा हम लोगों को इतने लिबर्टी दीजिए कि हम लोग कम से कम उसका पालन कर पाए। दूसरी बात जो आप गिना रहे थे, आपने जितने नेताओं का नाम लिस्ट में अभी डाला है, तो आपके हमारे अपने बीजेपी और के प्रवक्ता और आप हैं, दोनों विद्वान हैं, अपनी अपनी बात कह लेंगे, लेकिन एक सवाल तो मीडिया के लोग जरूर पूछेंगे कि जब ये सारे नेता आपके साथ अभी 4 महीना पहले इंडिया गठबंधन में थे, तो क्या वो पवित्र थे? उनके पर कोई चार्ज नहीं था, कोई दाग नहीं था, और आज जैसे ही ये खेमा उनका बदला तो वो उन पे सारे दाग के जो है वो सारे रिकॉर्ड आ गए। वही बात कि हमारा आज की स्टोरी ये नहीं है, हम जिस स्टोरी पे डिस्कस कर रहे थे ईशान जी, वो डिस्कस यही था कि अगर आपके पास महंगाई, आपके पास भ्रष्टाचार, ये सब सारे मुद्दे हैं, तो इन मुद्दों को लेके जनता के बीच में आप क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष की ये सारी आपके 27 दलों का ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, उसका एक मुद्दा क्यों नहीं हो रहा है कि जैसे आपने 2019 में ट्रैक चेंज किया, चौकीदार चोर है, और उसके बाद आपने ट्रैक बनाया कि लोकतंत्र खतरे में है, वही 2024 में भी दिख रहा है। तो अगर 2019 में ये नहीं चला तो 2024 में कैसे आप मान लेते हैं कि ये चल जाएगा? बड़ा सवाल है। बिल्कुल, तो ये एक सवाल है, आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। अगर ये संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ जैसी चीज लाते हैं, आपको ठोस मुद्दे नहीं है, ये बात मीडिया में कहने का हमें हक है। ठीक, ईशान जी छोटा सा जवाब, क्योंकि समय भी समाप्त हो रहा है। लाल जी देखिए, लोकतंत्र की बात हमने की अभी, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि चुनाव करवा देना। चुनाव तो नॉर्थ कोरिया में भी होते हैं, चुनाव तो रशिया में भी होते हैं, चुनाव तो चीन में भी होते हैं। आप वहां से तुलना कर रहे हैं? लोकतंत्र का ये मतलब होता है, नहीं मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, हमारा देश कभी उस जैसा बन नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमारे देश के लोकतंत्र को हमेशा बचा के रखेगी, जिसको हमने बनाने का काम किया है। दूसरी बात यहाँ पे मेरे मित्र ने अभी महिलाओं की बात करी, बड़ा हास्यास्पद लगता है जब प्रधानमंत्री मोदी ये बोलते हैं कि वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन थी, उसके बाद वो बोलते हैं कांग्रेस की वो कौन सी विधवा थी, उसके बाद उन्हीं की सरकार जो महिला पहलवानों को जब वो जीत के आते हैं तो उनको तमगा पहनाती है, और उसके बाद उनको जब उनपे जब वो रेप के आरोप लगाती है उनके एक सांसद पे, तो उनको खदेड़ने का काम पार्टी करती है। हंसी आती है। दूसरी बात, अभी उन्होंने महंगाई की कोई बात करी, अच्छा उनको 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड में वो पूरा करेंगे, 10 सेकंड में पूरा कीजिए। हाँ बोलिए ईशान जी, बोलिए। महंगाई पे कुछ बोला, बड़ी चालाकी से निकल गए ना, महंगाई पे कुछ बोल पाए ना, चीन पे कुछ बोल पाए ना, किसानों पे कुछ बोल पाए ना, महिलाओं पे कुछ बोल पाए। आप फिर उनके पास जाकर के पूछता हूँ, एसएन सिंह जी बोलिए इन चीजों पर। आप मुद्दों पे जवाब सुन लीजिए, ईशान जी आप जवाब सुन लीजिए, ईशान जी आप जवाब सुनिए। आपने लोकतंत्र की बात की, हालांकि भारत जो है लोकतंत्र की जननी है, पूरी दुनिया के लोग मानते हैं। आपको कभी लगता है जब कर्नाटक में जीत जाते हैं कि लोकतंत्र है, हिमाचल में जीत जाते हैं? नहीं तो आपके नेता, आप ही नहीं, आपके नेता राहुल गांधी जी भी कहते हैं लोकतंत्र नहीं। हाँ, लोकतंत्र अगर कभी डिसऑर्डर हुआ तो आपके समय में हुआ, जब देश के संसाधनों पे एक अधिकार बता दिए, जब 1.5 लाख लोगों को मीसा में बंद करा दिए, समय की कमी है, इसलिए हिंदू मुस्लिम कराने का कार्य किए, जब सिखों की हत्या करा दिए। भारत लोकतंत्र की जननी है और भारत में लोकतंत्र है। बिल्कुल, यहाँ लोकतंत्र में कहीं कुछ नहीं, बुनियादी ढांचे में विकास करते हैं तो रोजगार मिलता है, 4 करोड़ लोगों को आवाज देते हैं तो रोजगार मिलता है। ठीक है, जब हम बड़े बड़े तमाम आंकड़े दोनों तरफ से आप लोग जरूर जाकर के गिनाइए। जनता के बीच में प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, चुनाव का समय। बहुत बहुत शुक्रिया एसएन सिंह जी आने के लिए और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। ईशान जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आज की कुछ और बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं इस वक्त डेली न्यूज पर। अब बात करेंगे कि
वायनाड किस तरह से हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है और वहां क्या कुछ हो रहा है। तो लोकसभा चुनाव में इस बार केरल का वायनाड मीडिया की सुर्खियों में है। और क्यों है मीडिया की सुर्खियों में, कौन कौन से वहां से बड़े कैंडिडेट हैं, उस पर हम जरूर आपको बताएंगे। आप तो जानते हैं पिछली बार यहां पर मौजूदा सांसद जो हैं वो राहुल गांधी हैं। तो वायनाड सीट लगातार मीडिया की सुर्खियों में है। केरल में ये वायनाड की सीट है और वो लगातार मीडिया की सुर्खियों में है। किन वजहों से सुर्खियों में है कि आज वहां पर पहले राहुल गांधी ने पर्चा भरा था, फिर एनी राजा ने, और आज केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने भी वायनाड से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। और खास बात यह भी है कि बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में अमेठी की सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद दिखी। ये वही हैं जिन्होंने 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव हरा दिया था। और वो तो एक बार फिर से चुनाव अमेठी से लड़ रही हैं, लेकिन अभी राहुल गांधी का पता नहीं कि अमेठी से इस बार लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अभी तक नाम का ऐलान तो नहीं हुआ है, बल्कि अमेठी से कांग्रेस के किसी प्रत्याशी के नाम का ऐलान अभी नहीं हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है पहले ही। और राहुल गांधी तो सांसद वहां से अभी फिलहाल हैं भी, लेकिन इस बार सीपीआई की नेता एनी राजा, उन्होंने भी वायनाड से पर्चा भर दिया है। तो जाहिर है कि बहुकोणीय मुकाबले में वायनाड का आकर्षण कुछ खास ही होगा। इस बार सभी की नजरें रहेंगी, देश विदेश की नजरें रहेंगी। वायनाड का मुकाबला जबरदस्त है। एक और जहां इंडी गठबंधन के अंदर महासंग्राम है, तो वहीं इस बार बीजेपी भी चुनौती देने की हालत में आ गई है। और इस बीच में वहां एक बड़ा मुद्दा जोर पकड़ रहा है। वो मुद्दा कौन सा है कि बीजेपी ने पीएफआई के राजनीतिक मंच एसडीपीआई के कांग्रेस को समर्थन के ऐलान को यहां मुद्दा बना लिया है। इस चीज को लेकर हालांकि सीपीएम ने भी, वामपंथी पार्टियों ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। प्रतिबंधित पीएफआई के पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई के सुप्रीमो एमए मौलवी ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया था। तो ये बड़ा मुद्दा वहां पर बनता हुआ दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के सुरेंद्रन के साथ एक रोड शो में भी हिस्सा लिया और उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वायनाड वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर पुल्लपल्ली बैंक की वजह से 120 करोड़ का घोटाला 420 कांग्रेस वालों ने किया है। करेक्ट? कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी जेल में है कि नहीं है? तो राहुल गांधी वायनाड में भगवा झंडा लेकर जय श्री राम बोलकर दिखाए, दूध का दूध, पानी का पानी यही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भगवान का नाम नहीं लेंगे, सनातन को अभिशापित करने का प्रयास करेंगे, सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी करेंगे। तो स्मृति ईरानी वायनाड भी पहुंच गई हैं। तो वायनाड में इस बार जो मुकाबला है वो बड़ा जबरदस्त है। आयशा खानम हमारी संवाददाता जुड़ रही हैं इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ। आयशा, वायनाड तो लगता है कि इस बार बिल्कुल पूरी तरह सुर्खियों में रहने वाला है, पिछली बार से भी ज्यादा, क्योंकि वहां कम से कम 3 तो बड़े मजबूत कैंडिडेट दिखाई देने लगे हैं। और इसलिए भी कि जो विपक्षी गठबंधन है उसकी हकीकत को सामने लाने का काम कर रही है वायनाड सीट इस बार। जी हाँ, बिल्कुल। आज जब स्मृति ईरानी पहुंची थी, जब बीजेपी के उम्मीदवार सुरेंद्रन अपना नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे थे, तो उस समय माहौल ऐसा बन गया था कि मानो कि ये अमेठी का प्रचार चल रहा हो। तो अमेठी में जिस तरह से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार किया था, ठीक उसी तरह का प्रचार, उसी तरह का माहौल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस अभी तक वायनाड को एक सबसे सेफ सीट मानती है, पूरे देश में सबसे सेफ सीट है। कांग्रेस को ये उम्मीद है कि यहाँ से राहुल गांधी आसानी से जीत सकते हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी ने यहां से दोबारा नामांकन पत्र भरा है। तो कल जिस तरह से रोड शो हुआ राहुल गांधी का, और राहुल गांधी ने बहुत ही भावुक स्पीच भी दिया लोगों के बीच और कहा कि वो इस क्षेत्र को अपनी बहन प्रियंका के बराबर मानते हैं, यानी अपने परिवार के जैसा मानते हैं। तो ये तमाम चीजें अपनी जगह पर ठीक है, भावुक स्पीच ठीक है, लेकिन जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी ने एसडीपीआई का समर्थन राहुल गांधी
के साथ हो रहा है, जिस तरह से पीएफआई का जो राजनीतिक विंग है एसडीपीआई, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। और अब ये जो मुस्लिम लीग के फ्लैग्स जो है, जो उनके राजनीतिक झंडे हैं, उन्हें कांग्रेस छुपाने की कोशिश कर रही थी। इस नामांकन कल जो राहुल गांधी ने अपना नामांकन पत्र भरा उस वक्त, तो इस पर भी राहुल गांधी को जवाब देने पड़ेंगे। तो वायनाड उतना आसान नहीं है, उतनी सेफ सीट इस वक्त नहीं, इस समय नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पर सुरेंद्रन और लेफ्ट पार्टी की जो उम्मीदवार हैं एनी राजा, वो भी जमकर राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार कर रही हैं। और लेफ्ट ने साफ कह दिया है कि अगर राहुल गांधी को चुनौती देना होता तो वो किसी और सीट से बीजेपी को चुनौती दे सकते। वो खुद अपने एक गठबंधन दल के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये एक मजाक की बात है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो मुकाबला होगा, ये ट्रायंगुलर फाइट होगी, बहुत दिलचस्प होगी और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि यहाँ का प्रचार बहुत तेज होगा। ठीक, और हम भी आपसे लगातार इस पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो हमारी संवाददाता आयशा खानम थी। और अब बात करेंगे कि पंजाब में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कई हाई प्रोफाइल कैंडिडेट उतार दिए हैं। और वो कौन कौन से कैंडिडेट हैं और पंजाब में इस बार बीजेपी की क्या रणनीति है, इसी पर बात करेंगे कि पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उतारे कई हाई प्रोफाइल कैंडिडेट और कौन कौन से वो हाई प्रोफाइल कैंडिडेट हैं, हम आपको बताते हैं। पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू, तरनजीत सिंह संधू अमृतसर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अमेरिका में भारत के राजदूत हुआ करते थे और भी कई जगहों पर रहे हैं तरनजीत सिंह संधू। परमपाल कौर ने भी आईएएस की नौकरी छोड़ दी और पंजाब में बीजेपी से वो चुनाव लड़ सकती हैं। और कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के मौजूदा सांसद रवनीत बिट्टू, सुनील पिंटू, ये सब जो हैं आ चुके हैं बीजेपी में, तो ये सब भी हो सकते हैं बीजेपी के उम्मीदवार। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार अकेले चुनावी मैदान में है, बड़े बड़े चेहरे उतार रही है। उधर उत्तर प्रदेश में सपा का उम्मीदवार बदलने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। कई सीटों पर तो पता नहीं कितनी बार बदल चुकी है उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी नामांकन के आखिरी दिन एक बार फिर से सपा ने मेरठ में बदल दिया अपने उम्मीदवार का नाम। मेरठ में कई बार उम्मीदवार बदल चुकी है। तो सवाल उठ रहा है कि इस बार क्यों अखिलेश यादव लगातार बदल रहे हैं उम्मीदवार। तो आज के इस वक्त में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं चुनाव आयोग के मतदाता जागरूकता संदेश के साथ। आप भी एक सजग मतदाता जरूर बनिए और अपने मताधिकार का प्रयोग तो जरूर कीजिए। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। यकीन है खुद पर है नाज, सुनती हूँ अपने मन की आवाज, कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज, हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे प्राउड वोटर कहलाऊंगी, पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी।